गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने प्रीवियस वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 8 और 9 देखे थे। आज मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 बता रहा हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड। इसमें कुछ एडवांस और कुछ सेपरेट आपके एडजस्टमेंट है। इस इलस्ट्रेशन है कि रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹1 लाख एंड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। यानी रमेश ने ₹1 लाख इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट किया और ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शन उसने कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट है डिपॉजिटेड 60,000 इनटू बैंक, यानी ₹1 लाख जो उसने इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में, उसमें से 60,000 उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। सेकंड, परचेज गुड्स फ्रॉम अमित 30,000, अमित से गुड्स परचेज किया 30,000 का। मैंने आपको पॉइंट में बताया था कि अगर हम कोई परचेज या सेल करते हैं ट्रांजेक्शन की या गुड्स की और उसमें किसी नेम ऑफ पर्सन यूज किया जाए लेकिन कैश वर्ड क्लियर ना हो तो वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन एज्यूम किया जाता है। मींस हमने उधार परचेज किया है अमित से गुड्स को। थर्ड है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 25,000 टू मोहन, आउट ऑफ विच 7,000 रिसीव्ड इन कैश। यानी हमने 20,000 का गुड्स 25,000 में मोहन को सेल किया और मोहन ने हमको 7,000 कैश में पेमेंट कर दिया। यानी बाकी के जो 18,000 हैं वो भी क्रेडिट पे चल रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है पेड सैलरी 5,000 बट सैलरी स्टिल अनपेड 1,000। 5,000 सैलरी पे कर दी और अभी भी 1,000 सैलरी पे करना ड्यू है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिसीव कमीशन 2,000 इंक्लूडिंग 500 एज एडवांस। कमीशन रिसीव हुआ 2,000 जिसमें 500 एडवांस रिसीविंग है। यानी एक्चुअल जो रिसीविंग थी वो 1,500 थी जिसमें 500 हमारे एडवांस हैं, टोटल 2,000। सिक्स्थ पॉइंट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 एट ए लॉस ऑफ 500 इन कैश। 5,000 कॉस्ट का गुड्स हमने 500 के लॉस में सेल किया। मींस 5,000 के गुड्स को अगर हम 500 लॉस में सेल करेंगे इट मींस 4,500 में हमने सेल किया होगा। 7 पॉइंट है रिसीव 17,400 फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट बाय चेक। यानी 17,400 मोहन ने हमको पे कर दिए उसके अकाउंट सेटलमेंट में। अब आप देखिए मोहन से आपने क्या किया था, मोहन को आपने 25,000 का गुड्स सेल किया था, 7,000 उसने पे कर दिए। मींस उस पे ड्यू है हमारे 18,000 लेकिन मोहन हमें पे कर रहा है केवल 17,400 यानी 600 उसको हमने डिस्काउंट ऑफर कर दिया। 8 पॉइंट है रिटर्न गुड्स टू अमित 2,000, अमित को हमने 2,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट है 9 पॉइंट इश्यू ए चेक ऑफ ₹27,200 टू अमित इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अमित को हमने 27,200 का चेक से पेमेंट कर दिया फुल पेमेंट में। अमित से आप देखिए आपने 30,000 का गुड्स परचेज किया था सेकंड ट्रांजेक्शन में और आपने 2,000 का उसे गुड्स रिटर्न कर दिया। मींस उस पे ड्यू है, उसके हमारे ऊपर ड्यू है 28,000 28,000 में हम पेमेंट कर रहे हैं 27,200 का। मींस 800 हमारे डिस्काउंट उसने हमको ऑफर की है। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है इन सारे ट्रांजेक्शन्स की, तो वो मैं आपको बताता हूं कि देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन के लिए ट्रांजेक्शन असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ट्रांजेक्शन्स आपने जो देखे क्वेश्चन के अंदर तो उसमें कैश इन्वॉल्व हो रहा है तो कैश का हमने कॉलम बनाया है। स्टॉक गुड्स आप परचेज कर रहे हैं तो हमने गुड्स का कॉलम बनाया है। उधार आपने सेल किया है, डेटर का कॉलम बनाया है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन है तो बैंक का कॉलम बनाया है। क्रेडिट बेस पे परचेज किया है गुड्स, क्रेडिटर का कॉलम है। ये आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट पे करना बाकी है। कुछ इनकम आपको एडवांस में रिसीव हुई है, एडवांस का है और कैपिटल का फॉर्म है। फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट से पहले पैराग्राफ के फॉर्म में दे रखा था कि रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1 लाख ऑफ कैश। रमेश ने कैश इन्वेस्ट करके ₹1 लाख से बिजनेस को स्टार्ट किया। तो देखिए ट्रांजेक्शन में लिखेंगे स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख से बिजनेस को स्टार्ट किया। देन यानी बिजनेस में कैश आएगा तो कैश हमारा इंक्रीज होगा, तो कैश के कॉलम में ₹1 लाख हम ऐड करेंगे। और किस फॉर्म में आया है, कैपिटल की फॉर्म में आया है, तो कैपिटल में भी हम यहां पर ₹1 लाख ऐड कर लेंगे। ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गया। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं, डेटर पर कोई इफेक्ट नहीं, बैंक पर कोई इफेक्ट नहीं, क्रेडिटर पर नहीं, आउटस्टैंडिंग और एडवांस पे कोई इफेक्ट नहीं। अब ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड है था हमारा डिपॉजिटेड 60,000 इनटू बैंक।
हमने बैंक में 60,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिए। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। 60,000 रुपीज अगर आप कैश बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आपके पास जो हार्ड कैश है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो 60,000 रुपीज हम कैश में से माइनस कर देते हैं। तो ये हम ब्रैकेट लिख दिया, कैश में से हमने रिड्यूस कर दिया। और ये कहां बढ़ेगा? हमारे बैंक के बैलेंस में इंक्रीज हो जाएगा। तो जो मैंने बैंक का कॉलम बनाया है यहां पर आप 60,000 रुपीज ऐड कर देंगे। किसी और जगह पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मींस स्टॉक नो इफेक्टिव, डेटर कोई इफेक्ट नहीं, क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं, आउटस्टैंडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं, एडवांस और कैपिटल कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं आया। अब न्यू इक्वेशन मैंने बताया था, हर 2 ट्रांजेक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। तो न्यू इक्वेशन हमारी क्या होगी? 1 लाख रुपीज के कैश में से 60,000 डिपॉजिट कर दिया तो आपके पास कैश कितना बचा? 40,000 रुपीज। स्टॉक 0 है, डेटर 0 है और बैंक का बैलेंस 0 + 60 यानी 60,000 रुपीज हो गया। देन क्रेडिटर में कोई वैल्यू नहीं है, आउटस्टैंडिंग में कोई वैल्यू नहीं है, एडवांस में कोई वैल्यू नहीं है और 1 लाख + 0 यानी 1 लाख रुपीज आपका टोटल अमाउंट कैपिटल का है। तो आप देखिए इस साइड 1 लाख रुपीज आ रहा है और इस साइड भी 40 + 60 1 लाख रुपीज हो रहा है। दोनों साइड आपकी आपस में टैली कर रही है। अब हम लिखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 3। उसमें आपके क्वेश्चन में सेकंड ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम अमित 30,000। हमने अमित से गुड्स परचेज किया 30,000 रुपीज का। बताया था मैंने आपको, अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन परचेज करते हैं और नेम ऑफ पर्सन यूज होता है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन माना जाता है अगर कैश वर्ड यूज न किया जाए। मींस आपने 30,000 रुपीज का गुड्स क्रेडिट बेस पे परचेज किया। गुड्स परचेज करेंगे तो आपका स्टॉक इंक्रीज होगा। तो यहां लिख देते हैं गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित 30,000। तो देखिए कैश पे तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं क्योंकि आपने क्रेडिट बेस पे परचेज किया है, यानी कैश आप पे करेंगे नहीं। स्टॉक आपका इंक्रीज हो जाएगा 30,000 रुपीज से क्योंकि आपके पास स्टॉक या गुड्स आ गया। देन डेटर पे कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, बैंक में कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं क्योंकि आपने कोई चेक से पेमेंट किया नहीं है। जिन पर्सन से हम गुड्स को क्रेडिट बेस पे परचेज करते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। यानी अगर हमने क्रेडिटर से गुड्स क्रेडिट बेस पे परचेज किया तो मींस उनकी लायबिलिटी हमारे ऊपर इंक्रीज हो गई, यानी सिंपल वे में है उधारी बढ़ गई। तो क्रेडिटर में आप 30,000 रुपीज ऐड कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, एडवांस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और कैपिटल पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। देन न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या होगी हमारी? हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन बनानी है। 40,000 का कैश कोई इम्पैक्ट नहीं, 40,000 नहीं आएगा। 30,000 रुपीज का आपका स्टॉक का अमाउंट इंक्रीज हो गया। देन डेटर पे कोई इम्पैक्ट आया नहीं आपके और बैंक का बैलेंस एज इट इज 60,000 रुपीज है। क्रेडिटर साइड में क्रेडिटर आपके 30,000 रुपीज इंक्रीज हो गए, आउटस्टैंडिंग 0 और एडवांस 0 है और कैपिटल एज इट इज आपकी 1 लाख रुपीज आ रही है। तो देखिए 1 लाख + 30 1,30,000, 60 + 30 90 + 40 130, ये दोनों साइड आपकी टैली कर रहे हैं। अब हम ट्रांजैक्शन नंबर 4 लेंगे। वो ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 इन 25,000 टू मोहन आउट ऑफ विच 7,000 वर रिसीव्ड इन कैश। यानी जो गुड्स था उसमें से 20,000 कॉस्ट का गुड्स हमने 25,000 रुपीज में मोहन को सेल कर दिया और मोहन ने उसमें से केवल 7,000 रुपीज ही पे किए हैं। मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा देता हूँ कि गुड्स था 20,000 रुपीज का पर आपने सेल कितने में किया? 25,000 में। तो आपको क्या हुआ? 5,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। और मैंने आपको क्या बताया था? प्रॉफिट एंड इनकम इंक्रीज द कैपिटल। प्रॉफिट और इनकम कैपिटल को इंक्रीज करती है। तो ये जो प्रॉफिट का अमाउंट है ये कहां ऐड होगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये गुड्स आपने सेल किया, सेल करोगे तो आपकी बिजनेस में जो गुड्स है वो गुड्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये स्टॉक में से माइनस हो जाएगा। और जो अमाउंट आप क्रेडिट बेस पे सेल करते हैं किसी पर्सन को, वो पर्सन होता है डेटर। यानी आपने 25,000 में से आपको मिले तो 7,000 रुपीज ही है, यानी उधार कितने हैं? 18,000 रुपए यानी 18,000 उधार है, ये डेटर्स में आएंगे। और 7,000 आपको जो मिला है वो किस में ऐड होगा? कैश में, क्योंकि कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे लिख देते हैं गुड्स सोल्ड ऑफ 20,000
in 25,000 to Mohan and 7,000 rupees receive. अब देखिए 7,000 आपको रिसीव होंगे तो कैश क्या होगा आपका, कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो कैश में आप 7,000 रुपीज को प्लस कर लेंगे। आपने गुड्स को सेल किया, गुड्स सेल किया तो मीन्स आपके पास से सामान चला गया, तो उसमें से आप क्या करेंगे, स्टॉक में से 20,000 रुपीज माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये आपके पास से अब खत्म हो चुका है। आपने उधार बेचा, मैंने बताया 25,000 में केवल आपको 7,000 ही रिसीव हुए हैं, तो कितने भी क्रेडिट है 18,000 आप किस में ऐड करेंगे, डेटर में, क्योंकि वो पर्सन जिसको आप क्रेडिट बेस पे कुछ सेल करते हैं वो डेटर्स कहलाते हैं, तो डेटर में आप 18,000 रुपीज प्लस कर लेंगे। बैंक में कोई इफेक्ट आया नहीं आपका, और ना क्रेडिटर पर, ना आउटस्टैंडिंग पर, ना एडवांस पर मैंने बताया 20,000 का गुड्स आपने 25 में सेल किया, मींस 5,000 आपको प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल, तो जितना अमाउंट प्रॉफिट का है यानी 5,000 वो आप कैपिटल में ऐड करेंगे। अब न्यू इक्वेशन निकालेंगे आप दो ट्रांजेक्शन के बाद। न्यू इक्वेशन देखिए 40,000 के गुड्स में पहले से आपके पास कैश था 7,000 का, और रिसीव कैरेक्टर से, तो टोटल कितना हो गया 47,000। 30,000 के गुड्स में आपने 20,000 का गुड्स सेल कर दिया, तो यानी आपके पास इस समय कितने का गुड्स अवेलेबल है 10,000 रुपीज का। डेटर पहले 0 थे, अब 18 के इंक्रीज हो गए, तो टोटल कितने का हो गया 18,000, और बैंक में आपके पास अभी भी 60,000 का बैलेंस अवेलेबल है। क्रेडिटर पे कोई इंपैक्ट आया नहीं, क्रेडिटर एज इट इज आपके 30,000 रुपीज के हैं, आउटस्टैंडिंग 0 है, एडवांस 0 है, और कैपिटल 1 लाख में 5,000 प्रॉफिट ऐड होने के बाद कितनी हो गई 1,05,000 रुपीज। तो आप देखेंगे 1,05,000 प्लस 30 यानी 135, 60 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 47, ये भी 1,35,000, यानी दोनों साइड आपकी इक्वल हो रही है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे हम फिफ्थ में कह रहा है पेड सैलरी 5,000 बट स्टिल 1,000 अनपेड। 5,000 रुपीज हमने सैलरी पे की, लेकिन अभी भी 1,000 रुपए सैलरी पे होना बाकी है, ठीक है, यानी 5,000 सैलरी आपने पे कर दी, 1,000 फिर भी बाकी रह गई, यानी आपको पे करनी कितनी थी एग्जैक्टली, आपको एग्जैक्टली सैलरी पे करनी थी 6,000, यानी आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस 6,000 रुपीज है, और जिसमें से आपने 5,000 रुपीज पे कर दिए हैं और 1,000 रुपीज पे होना बाकी है, मींस ये आपके लिए लायबिलिटी है। तो हम यहां पे लिखेंगे सैलरी पे 5,000 एंड 1,000 स्टिल ड्यू, यानी 1,000 रुपीज अभी भी पे करना बाकी है। तो देखिए अब आप सैलरी पे करेंगे तो आप सैलरी की फॉर्म में आप क्या पे करोगे, कैश, और सैलरी की फॉर्म में अगर आप कैश पे करोगे तो कैश का बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो जितना आपने सैलरी का अमाउंट पे किया है वो आप कैश में से माइनस करेंगे। अब 1,000 रुपए सैलरी पे होना बाकी है, यानी स्टिल ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, तो मींस ये आपके लिए लायबिलिटी है, आपके ऊपर उधारी सामने वाले पर्सन की, आपके एम्प्लॉय की इंक्रीज हो जाएगी, तो आप आउटस्टैंडिंग वाले कॉलम में 1,000 रुपीज ऐड कर सकते हैं। इसे आप क्रेडिटर में भी कर सकते हैं, लेकिन अलग सेपरेट आप आउटस्टैंडिंग का बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसलिए 1,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग में ऐड कर देंगे। रियल एक्सपेंस कितने थे आपके, 5,000 सैलरी पे हो गई, 1,000 फिर भी बाकी है, मींस 6,000 आपका एक्चुअल एक्सपेंस था, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डिक्रीज द कैपिटल, तो यानी 6,000 रुपीज आप क्या करोगे, कैपिटल में से रिड्यूस कर देंगे, मींस आपका स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आया, डेटर पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, बैंक के बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, क्रेडिटर पे नहीं आया, और एडवांस पे कोई नहीं आया। अब आप निकालेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितनी आएगी आपकी, तो देखिए आप न्यू इक्वेशन के लिए 47 के कैश में आपने 5,000 का पेमेंट कर दिया, कितना कैश बच गया आपके पास 42,000 रुपीज। 10,000 रुपीज आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, कोई इसमें इफेक्ट आया नहीं है, 10,000 एज इट इज आ जाएगा, 18,000 एज इट इज आपका डेटर का अमाउंट आ जाएगा, और 60,000 एज इट इज बैंक का बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्रेडिटर आपके सेम है, 30,000 रुपीज क्रेडिटर की वैल्यू है, 1,000 रुपीज आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, एडवांस अभी आपको रिसीव हुआ नहीं है, 1,05,000 में 6,000 का एक्सपेंस हमने रिड्यूस कर दिया,
मींस हमारे पास कैपिटल बची हुई है कितने की 99,000 रुपीज की। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 5 है। अब हम ट्रांजेक्शन नंबर 6 देखेंगे। रिसीव्ड कमीशन 2000 इंक्लूडिंग 500 रुपीज एडवांस। देखिए 2000 रुपीज आपको कमीशन रिसीव हुआ है, जिसमें से 500 रुपीज एडवांस है। मींस अभी वो आपको रिसीव हुए नहीं थे पर आपको रिसीव हो गए, यानी एक्चुअल बेसिस के अकॉर्डिंग ये आपकी करंट टाइम की इनकम नहीं है, क्योंकि एक्चुअल बेसिस में जो चीज एडवांस होती है वो तभी एडजस्ट होती है जब उसका टाइम पीरियड एक्चुअल में रिसीव होता है। तो देखिए पहले तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ जो आप आई है। कैश का बैलेंस चल रहा है 42,000 जो अभी आपने प्रीवियस में निकाला था। 10,000 रुपीज चल रहा है आपका स्टॉक का बैलेंस। 18,000 आपके डेटर के बैलेंस में है और बैंक में है 60,000। क्रेडिटर की वैल्यू चल रही है 30,000 और 1,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग चल रही है आपके। एडवांस 0 है और 99,000 कैपिटल का है जो लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद फाइनल बैलेंस आया था। अब हमारा 6th ट्रांजेक्शन है कमीशन रिसीव 2,000 इन विच 500 रुपीज एडवांस, यानी 500 रुपए उसमें एडवांस है। अगर 2,000 रुपीज आपको कमीशन रिसीव हुआ जिसमें से 500 रुपीज अभी के नहीं है, फ्यूचर के हैं जो आपको एडवांस में रिसीव हो गए, तो एक्चुअल इस टाइम का कमीशन कितना था? वो था आपका 1,500 रुपीज। यानी आपका एक्चुअल जो इनकम है वो आपकी इनकम 1,500 रुपीज है। तो देखिए आपको एक्चुअल मिला कमीशन तो 2,000 है, तो कैश क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो कैश में आप यहां पर 2,000 रुपीज ऐड कर देंगे, लेकिन 500 रुपीज आपको कमी जो इनकम है वो एडवांस की फॉर्म में रिसीव हुई है, यानी आपने उसके बदले में कोई वर्क नहीं किया पर आपको इनकम मिल गई। तो ये आपकी लायबिलिटी है कि आप उसका वर्क कंप्लीट करके दें। तो जो आपने एडवांस का ऑप्शन बना रखा है वहां पर 500 रुपीज आप एडवांस के ऐड कर देंगे। एक्चुअल आपकी इनकम की कितनी थी? 1,500, क्योंकि 2000 में 500 फ्यूचर के अभी के नहीं है, तो रियल आपकी इनकम 1,500 रुपीज है और इनकम एंड प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल। तो यहां पर आप कैपिटल में 1,500 रुपीज ऐड कर देंगे। स्टॉक में कोई इंपैक्ट नहीं आया आपका, डेटर में कोई इंपैक्ट नहीं आया, बैंक में कोई इंपैक्ट नहीं आया, क्रेडिटर में नहीं आया, आउटस्टैंडिंग में नहीं आया। अब आप बनाएंगे न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन में आप क्या करेंगे? न्यू इक्वेशन में 42 का कैश आपके पास पहले से ही था, 2,000 का और रिसीव हो गया, तो टोटल आपके पास कैश हो गया 44,000 रुपीज। 10,000 रुपीज एज इट इज आपके स्टॉक के हैं, 18,000 डेटर्स के हैं और बैंक में बैलेंस है एज इट इज 60,000 रुपीज। अब क्रेडिटर की वैल्यू 30,000 रुपीज है, 1,000 आउटस्टैंडिंग, 500 रुपीज एडवांस ऐड हो गया और ये हो गया 1,05,500 सॉरी 1,01,500 सॉरी कितना हुआ? 1,05,000 रुपीज ही हुआ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 इन ए लॉस ऑफ 500 इन कैश। 5,000 का गुड्स आपने 500 रुपीज कम में सेल किया, यानी लॉस में सेल किया, तो एक्चुअल कितने में सेल किया आपने? 4,500 रुपीज। कॉस्ट उसकी 5,000 थी और आप सेल उसको 4,500 में कैश बेसिस पे कर रहे हैं, यानी आपको जो कैश रिसीव होगा वो रिसीव होगा 4,500, पर जो स्टॉक की वैल्यू कम होगी वो कितनी होगी? वो कम होगी 5,000 रुपीज। तो आप यहां लिखेंगे 7th ट्रांजेक्शन गुड्स कॉस्टिंग 5,000 सोल्ड इन 500 रुपीज लॉस। देखिए आपको कैश रिसीव होगा 4,500 क्योंकि आप गुड्स कैश बेसिस पे सेल कर रहे हैं, लेकिन आपके जो स्टॉक में से वैल्यू कम होगी गुड्स की वो 5,000 होगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट उसकी 5,000 रुपीज है, तो स्टॉक में से आप 5,000 माइनस कर देंगे। अब आपको 5,000 का गुड्स आपने 4,500 में सेल किया, मींस आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। कितना? 500। लॉस एंड एक्सपेंस डिक्रीज द कैपिटल, तो 500 रुपीज आप कैपिटल में से रिड्यूस कर रहे हैं। अब आपका डेटर में कोई इंपैक्ट नहीं आया, बैंक में कोई इंपैक्ट नहीं आया, इसके अलावा क्रेडिटर में कोई इंपैक्ट नहीं है, आउटस्टैंडिंग में और एडवांस में कोई इंपैक्ट नहीं है।
अब आपका कितना अमाउंट हो गया, टोटल अमाउंट अब आप न्यू इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। न्यू इक्वेशन की फॉर्म में अगर आप निकालेंगे तो न्यू इक्वेशन आपकी आएगी 44,000 का कैश आपके पास पहले से ही था, 4,500 रुपीज और आ गया, तो यानी कितना हो गया 48,500। 10,000 के गुड्स में 5,000 का गुड्स सेल हो गया, यानी अवेलेबल स्टॉक 5,000। डेटर एज इट इज 18,000 और 16,000 बैंक का बैलेंस। क्रेडिटर एज इट इज 30,000, 1,000 आउटस्टैंडिंग, 500 एडवांस और ये 500 रुपीज लेस होने के बाद 1 लाख रुपीज की कैपिटल। अब नेक्स्ट देखिए आप 8th ट्रांजेक्शन। 8 में कह रहा है कि रिसीव्ड 17,400 रुपीज फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मोहन से 17,400 रुपीज हमें रिसीव हुए फुल सेटलमेंट में। तो देखिए मोहन को आपने सेल किया था 25,000 का गुड्स सेकंड ट्रांजेक्शन में, उसने उसमें से 7,000 रुपीज हमें पे कर दिए, तो यानी उस पर ड्यू बचा 18,000, लेकिन वो हमें पे कितने कर रहा है 17,400 रुपीज, तो यानी 600 रुपीज हमारे लिए क्या हो गई डिस्काउंट। 18,000 के बदले में हमको 17,400 रिसीव हुए, यानी 600 रुपीज का हमें लॉस हो रहा है, और लॉस डिक्रीज द कैपिटल। तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे 17,400 रिसीव फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट। देखिए कैश रिसीव होगा तो कैश का बैलेंस हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, तो 17,400 रुपीज कैश में ऐड हो जाएगा, लेकिन उधारी कम हो जाएगी हमारी डेटर की। डेटर पे जो उधार चल रहे थे 18,000 को बट यहाँ पे यूज क्या किया फुल सेटलमेंट, तो 18,000 रुपीज के डेटर बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे, यानी उनका अकाउंट क्लियर हो गया। पर हमें 600 रुपए का लॉस हुआ, क्योंकि हमें रिसीव केवल 17,400 हुए थे और लॉस डिक्रीज द कैपिटल, तो 600 रुपए हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, बैंक में कोई इंपैक्ट नहीं आया, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग और एडवांस कहीं भी कोई इंपैक्ट नहीं आया। अब हम निकालेंगे न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन क्या आएगी, ये 48,500 रुपीज हमारे पास पहले से ही थे, 17,400 रुपीज हमें रिसीव हुए, यानी हमारे पास कैश का बैलेंस कितना हो गया, ये हो गया 65,900 रुपीज। 5,000 एज इट इज आ गए हमारे स्टॉक वाले कॉलम में, डेटर जीरो हो गई क्योंकि उसका अकाउंट क्लियर हो गया, और 60,000 बैंक में बैलेंस पहले से ही अवेलेबल है हमारे पास, और सॉरी ये चेक से रिसीव हुआ है, तो हम यहाँ पर चेक से रिसीव हुआ है तो बैलेंस बढ़ेगा बैंक वाले कॉलम में, तो ये हम यहाँ पर ऐड करेंगे 17,400, यानी कैश हमारा सेम एज इट इज वही रहेगा 48,500 रुपीज। चेक से रिसीव हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा कितना 77,400, क्योंकि चेक के ट्रांजेक्शन कहां से क्लियर होते हैं, बैंक के थ्रू क्लियर होते हैं, तो उनका अमाउंट बैंक में ऐड होगा। और क्रेडिटर एज इट इज 30,000 रुपीज ही आएगा, 1,000 आउटस्टैंडिंग, 500 रुपीज एडवांस, और ये 600 माइनस होने के बाद 99,400 रुपीज। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारा है वो है कि रिटर्न गुड्स टू अमित 2,000, हमने अमित को 2,000 रुपीज का गुड्स वापस कर दिया, तो यानी हमारे पास जो स्टॉक था वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुड्स रिटर्न टू अमित ऑफ 2,000, तो स्टॉक में से हम 2,000 रुपीज माइनस कर देंगे क्योंकि हमारे पास से चला गया, लेकिन जो अमित का हमारे ऊपर उधार चल रहा था वो भी 2,000 रुपए से क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, तो क्रेडिटर में से भी हम 2,000 रुपीज माइनस कर देंगे। बाकी कैश में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना डेटर में, ना बैंक के बैलेंस में, ना आउटस्टैंडिंग, ना एडवांस और ना ही कैपिटल। इसके बाद न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कैश हमारा एज इट इज रहेगा 48,500 रुपीज का, 5,000 में 2,000 का गुड्स लेस होने के बाद अवेलेबल गुड्स 3,000 रुपीज, डेटर एज इट इज जीरो रहेंगे, और बैंक का बैलेंस एज इट इज 77,400। क्रेडिटर 30,000 में 2,000 लेस करने के बाद 28,000 के, 1,000 एज इट इज आउटस्टैंडिंग, 500 एडवांस और 99,400 रुपीज ये आपके कैपिटल के रहेंगे।
अब आप देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है लास्ट वाला कि इश्यू ए चेक ऑफ 27,200 टू अमित इन फुल सेटलमेंट। तो यहाँ पे देखिए अमित को जब हमने अमित से गुड्स परचेज किया था, तो अमित से गुड्स परचेज किया था 30,000 रुपीज का। हमने उसमें से अभी पिछले प्रीवियस ट्रांजेक्शन में 2,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो उसके ऊपर कितना ड्यू चल रहा है 28,000। 28,000 में हम उसको पे कितना कर रहे हैं 27,200, यानी 800 रुपए हमें कम पे करने पड़ रहे हैं डिस्काउंट की फॉर्म। और ये हमारे लिए क्या हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल। तो इसको कैसे शो कराएंगे हमने पे किया उसको, और ये पे किया है हमने किसके थ्रू चेक के थ्रू, यानी बैंक से बैलेंस क्या होगा कम हो जाएगा। तो बैंक में हम क्या करेंगे 27,200 रुपीज माइनस कर देंगे, क्योंकि बैंक का बैलेंस पेमेंट के बाद कम हो जाएगा। अब जो उधारी चल रही थी हमारी अमित के ऊपर वो भी क्या हो जाएगी क्लियर हो जाएगी। तो पूरे 28,000 माइनस करेंगे हम क्रेडिटर में से, क्योंकि यहां पर अकाउंट सेटल हो रहा है और प्रॉफिट हमें हुआ, और प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल। तो कैपिटल में 800 रुपीज आप प्लस कर रहे हैं। तो देखिए कैश का कोई इंपैक्ट नहीं आया, स्टॉक पर नहीं आया, डेटर पर नहीं आया, ना आउटस्टैंडिंग पर, ना एडवांस पर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 10th ट्रांजेक्शन कैश पेड टू अमित, चेक पेड टू अमित of 27,200 in full settlement। अब इसके बाद न्यू इक्वेशन निकालेंगे। न्यू इक्वेशन कैश एज इट इज रहेगा 48,500 रुपीज, स्टॉक की वैल्यू 3,000 रुपीज हो जाएगी, ये हमारा जीरो रहेगा, डेटर पे कोई इंपैक्ट आया नहीं। 77,400 रुपीज में 27,000 रुपीज अगर आप माइनस करेंगे तो ये बैलेंस बच जाएगा 50,200 रुपीज। ये हमारा बैंक का बैलेंस। क्रेडिटर की वैल्यू जीरो हो गई, 1,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग, 500 रुपीज एडवांस, और 800 रुपीज ऐड होने के बाद 1,04,000 ये हमारी कैपिटल की वैल्यू है। तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 है जो आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया। थैंक यू।